प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइपरबल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ओनोमाटोपोइया, इसको ध्वनि सूचक या ध्वन्यात्मक अलंकार के नाम से जाना जाता है, के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा जान लीजिए कि परिभाषा क्या है। सबसे छोटी परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, साधारण भाषा में लिखा गया है। आप इसको सही से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। परिभाषा आप याद कर लीजिएगा सही ढंग से। इन ओनोमाटोपोइया द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। इन onomatopoeia the sound suggests the sense or meaning। इस अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। ऐसे अलंकार को हम ओनोमाटोपोइया अलंकार कहते हैं। पढ़ने वालों को आराम रहेगा। ओनोमाटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ओनोमाटोपोइया अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो ध्वनि सूचक अलंकार कहेंगे, या आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। इन this figure of speech the sound suggests the sense or meaning। इस तरह भी लिख सकते हैं। चाहे onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests the sense or meaning, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इस अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो ऐसे अलंकार किस श्रेणी में आएंगे? ध्वनि सूचक अलंकार या ध्वन्यात्मक अलंकार, या उसको ओनोमाटोपोइया अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, उनसे जो उत्पन्न ध्वनि होती है, ध्वनि इस अलंकार के अंतर्गत आता है, जिसको हम ओनोमाटोपोइया कहते हैं। जितने भी जानवर हैं, जैसे लायन है, तो लायन जानवर, उसकी आवाज क्या है? रोर, ROAR, रोर, दहाड़ना। घोड़ा है, उसकी आवाज है ने, NEIGH, हिनहिनाना। गोट है, GOAT, गोट। गोट है, सीप, भेड़ है, कैमल, ऊंट है। ये सब क्या है? ब्लीट होते हैं। ब्लीट, BLEAT। कैट है, बिल्ली, तो बिल्ली को म्यू। कुत्ता है, डॉग, तो डॉग को क्या कहेंगे? बार्क, BARK, बार्क। इस प्रकार जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों की जो बोली है वो भिन्न भिन्न होती बोलियां, उनके लिए जो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। सबके लिए पैरट है, पैरट आपका पक्षी है, तो पक्षी के लिए पैरट मीन्स तोता होता है। अब तोता के लिए हम ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तोता के लिए टॉक शब्द का प्रयोग किया जाता है, TALK, टॉक। पैरट, पैरट चूंकि टॉक करता है, PARROT, पैरट। टॉक बातचीत करता है, TALK, टॉक। अब पैरट के लिए टॉक शब्द का प्रयोग होगा, तो इसकी बोली है पैरट, तोता टॉक करता है। कौवा, क्रो, क्रो, CROW, क्रो का, उसकी जो बोली है CAW, का, काव काव करता है। मुर्गा, COCK, काक, मुर्गा, मुर्गा की जो आवाज है वो क्रो होता है, CROW, क्रो होता है। क्रो माने बांग देना होता है। इस प्रकार जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वस्तु हैं, उनसे जो उत्पन्न ध्वनि है
जैसे गन है, बंदूक है, तो बंदूक की जो आवाज़ होगी वो थंडरिंग होगी, उसको थंडरिंग कहा जाता है, वस्तु हो जाएगी। तो जितने भी वस्तु होते हैं उनसे जो उत्पन्न ध्वनि है इस अलंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल्स कैसे समझते हैं, जैसे द स्नेक्स, सांप, सांप, द स्नेक की जो आवाज होती है वो क्या होती है, हिसिंग, फुफकारना, सांप फुफकार रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब है। द स्नेक्स आर हिसिंग, नाउन जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप फुफकार रहे हैं, फुफकारना होता, सांप फुफकारता है। द बीज, मधुमक्खियां, आर बजिंग, बजिंग माने भिनभिना रही हैं। यू कैन हियर द बजिंग बीज, भनभनाती हुई मक्खी को आप सुन सकते हैं, यू कैन हियर द बजिंग बीज। बजिंग तो मधुमक्खी के भनभनाने की आवाज है, बजिंग कहा जाता है, इसके अलग शब्द प्रयोग किया गया है, बजिंग हिसिंग नहीं कह देंगे इसको, क्योंकि मधुमक्खी है इसके लिए इसका प्रयोग किया था, बजिंग का प्रयोग किया था, बजिंग। तो क्या हो गया, मधुमक्खियां भनभना रही हैं, तो मधुमक्खियों की आवाज है भनभनाना। एक चीज और गौर करिएगा कि जो मधुमक्खी होता है बी, बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा फीमेल होता है, बी फीमेल माने फेमिनिन जेंडर में आता है। इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो ड्रोन होता है, DRONE, ड्रोन, ड्रोन होता है, ये इसका मैस्कुलिन होता है, ये इसका क्या होता है, मैस्कुलिन होता है, ये हमेशा मैस्कुलिन होता है और ये हमेशा फेमिनिन होता है। 68,500 की जब शिक्षक भर्ती हुई है तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ बी, पूछा गया था व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ बी। तो जितने लोग ड्रोन लिखे होंगे वो लिखने के लिए था, ऑप्शन नहीं था, लिखने के लिए आया था, ऑप्शन नहीं दिया था उसमें, लिखना था आपको। ड्रोन जितने भी लोग लिखे होंगे उनको 1 नंबर दिया गया होगा। सुपर टेट की बात है, जो सुपर टेट आया था उसमें हुआ था। ड्रोन तो बी का, ये बी फीमेल होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, ड्रोन इसका मैस्कुलिन जेंडर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। द बीज आर बजिंग, तो मधुमक्खियों के आवाज को बजिंग कहते हैं। फिर है आई हर्ड, मैंने सुना, द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, क्रैग माने समुद्र तट होता है, समुद्र के तट पर जो जल है उसके टकराने की आवाज को मैंने सुना। तो पानी का पानी जब टकराता है समुद्री तट से तो उसमें कलकल की आवाज, कुछ छपाक की आवाज, जैसे भी आवाज होता है, आवाज कलकल की आवाज उसमें सुनाई पड़ती है। तो ये आपका ऑनोमाटोपोइया अलंकार के अंदर, क्योंकि पानी की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। इसमें देखिए अगला, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू, कर्फ्यू, कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटी। गिरजाघर जो क्रिश्चियन होते हैं इनकी पूजा करने का स्थान को चर्च कहा जाता है, तो जो चर्च की घंटी होती है कर्फ्यू, कर्फ्यू माने गिरजा, गिरजा लिखा जाता है, गिरजा, गिरजा लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता। लिख दो गिरी, गिरिजा, ये लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। गिरजाघर होता, गिरजाघर, गिरजाघर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। गिरि माने तो पर्वत होता है, जा माने उत्पन्न होने वाला, पर्वत पर उत्पन्न होने वाला, पर्वत पर जन्म लेने वाला था, पार्वती हो जाएंगे गिरजा, इसलिए गिरजाघर। द कर्फ्यू टोल्स, जो गिरजाघर की घंटी है वो बजती है दिन की समाप्ति पर। द पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग डे माने दिन के समाप्त होने पर जो गिरजाघर की घंटी बजती है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ आपका, ऑनोमाटोपोइया, क्योंकि जब गिरजाघर में घंटी बजेगी तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगी, तो उससे जानकारी होगी कि हाँ ये घंटी बज रही, कुछ कुछ बजेगा तो सुनाई पड़ेगा, तो आपको एहसास होगा कि हाँ घंटी बज रही है। तो साउंड से ही पता लगेगा
साउंड से बजा, आपके कान में आया, आवाज सुने आप, साउंड से पता चला कि ये क्या है, ये है आपका घंटी है, क्या है, जो भी जान पाए। तो साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, साउंड से ही पता चलता। तो गिरजाघर की घंटी बजती है, तो जब बजी तो सुनाई पड़ा, तो जान के घंटी बज रही है, तो उस दिन की समाप्ति पर बजती, इसलिए यहाँ पर ऑनोमाटोपोइया है। ये जो लाइन है इंटरमीडिएट, स्पेशली 12 के बच्चे जो पोइट्री पढ़ते हैं, उस पोइट्री की इस माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो चौथा पोयम है, फ्रॉम एन एल्जीरियन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे के द्वारा रचित कंपोज्ड जो कविता है थॉमस ग्रे के द्वारा, उसकी लिखी पहला स्टैंजा, पहले स्टैंजा का पहली लाइन, पहले स्टैंजा की पहली लाइन है जो कि ऑनोमाटोपोइया अलंकार से शुरू होता है। गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, ग्रंट ग्रंट गोज द होग, होग माने सुअर होता है, होग माने सुअर। अब सुअर की जो आवाज है वो ग्रंट ग्रंट करके चलता है, गुड़गुड़ाते हुए चलता है। तो ये सुअर की जो आवाज है, सुअर ग्रंट ग्रंट करके जाता है। इस प्रकार जानिए, ग्रंट ग्रंट गोज द हो माने सुअर, सुअर सुअर कहा जाता है, होग माने सुअर। इस प्रकार इसमें जानवरों की आवाज जो होती है, पक्षियों की जो आवाज है, वस्तुओं से जो उत्पन्न ध्वनि है, इस अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब ऑनोमाटोपोइया अलंकार के बारे में आप समझ गए होंगे। निश्चित रूप से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मैं मानता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और इसको बढ़िया से समझिए, लिखिए, याद करिए, तैयार करिए, ताकि आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक मिल सकें, आप उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। That's all, to be continued tomorrow with next topic. That's all.